ओ देश मेरे। शाह के परिचय के रूप में वो कौन थे, कहाँ के पुत्र थे, किसके पुत्र थे, उन्होंने क्या किया, इस रूप में एक छोटी सी उनकी यशोगाथा का वर्णन आपके समक्ष आएगा और उसके पश्चात आएगी उनकी गाथा, कहाँ से घटना शुरू होती है और किस प्रकार से सारी घटना बनती है। आइए हम सभी देखते हैं। बात आए तो अहिंसा का पालन करते हैं, लेकिन ये हमारे इतिहास की गाथाएं बताती हैं कि देश के लिए जितना योगदान जैन श्रावकों ने दिया है, शायद यदि हम उसकी गिनती करने लग जाए तो गिनती भी छोटी पड़ जाएगी। हमारे देश में जब टेम्परेचर 20% होता है तो हमें क्या होता है, ठंड लगनी शुरू हो जाती है। जब टेम्परेचर 16% होता है तो गर्म कपड़े निकलने शुरू हो जाते हैं। जब 12% टेम्परेचर आता है, 12 डिग्री, तो उस समय पर लोग मफलर पहनना शुरू कर देते हैं। जब 8 डिग्री टेम्परेचर होता है तो लोग घरों में बैठे हुए भी कांपना शुरू कर देते हैं। 4 से 2 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हम हीटर का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो पानी की बर्फ जमने लग जाती है। और आपने कभी जाना, कभी सोचा, जब -20 डिग्री कहाँ पर टेम्परेचर होता है, सीमा पर, बॉर्डर पर, और उस समय वहाँ पर 12 किलो की बंदूक लेकर किसान सेना वहाँ पर जवान तैनात रहते हैं, बंदूकें लेकर। किसके लिए? देश की स्वतंत्रता के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए। जिनको वो जानते नहीं उनके लिए अपने जाने हुए अपने परिवारों को छोड़कर वो उस समय सैनिक वहाँ तैनात रहते हैं। तो आज का दिन है उन सैनिकों की याद दिलाने का, स्वतंत्रता दिवस का दिन, जिस दिन हमारे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। वो स्वतंत्रता कैसे मिली, कब मिली, इसकी घटना के रूप में हम उससे भी प्राचीन काल में जाएंगे, महाराणा प्रताप और अकबर के समय की घटना। जब अकबर बार बार महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण कर रहा था और महाराणा प्रताप ने एक बार ठान ली
थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगा नहीं, अपने देश को, अपनी मातृभूमि को मैं झुकने नहीं दूंगा। आज का इंसान तो फिर भी थोड़ा सा लालच लेकर झुकने को तैयार हो जाता है, लेकिन आप ध्यान से एक एक शब्द इस नाटिका का सुनना कि किस प्रकार उन्हें हर प्रकार का लालच मिला, लेकिन वे झुकने को तैयार नहीं हुए। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, बात है 18 जून 1976 की, जिस समय हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के 20,000 सैनिक, अकबर के 80,000 सैनिक और महाराणा प्रताप के 20,000 सैनिक मारे गए। उस समय वो बड़ा घमासान युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप के पास से सब कुछ चला गया। उन्होंने हार स्वीकार नहीं की, उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की, जंगलों में चले गए। अपने बच्चों को लेकर, अपने सैनिकों को लेकर अकबर ढूंढता रहा, सोचता रहा कि किसी प्रकार से मैं महाराणा प्रताप को झुकाने में सफल हो पाऊं, लेकिन वो झुका नहीं पाया। उन्हीं दिनों की ये घटना है कि महाराणा प्रताप, उनकी पत्नी अजबदे, उनके बच्चे राजकुमार अमर सिंह, एक छोटी राजकुमारी, उनके सैनिक सेनापति राम सिंह जी सभी जंगलों में थे। पेट की आग बड़े से बड़े को भी नहीं छोड़ती। छोटे छोटे बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे, सैनिक भी भूख से तड़प रहे थे। और उसी समय की बात है, एक दिन महाराणा प्रताप की महारानी अजबदे बैठी हुई थी और उनके बच्चे, जैसा कि रोज वे भूख से तड़पते थे, आज भी उन्हें बहुत भूख लग रही थी और माता से मांग रहे थे खाने के लिए भोजन। जंगल में उनके पास भोजन भी समाप्त हो चुका था, ना धन था ना भोजन था, कुछ नहीं था। उसी समय देखिए महारानी अजबदे को कुछ सूझता नहीं, आसपास जंगलों से थोड़ी थोड़ी घास उठाती है और सोचती है कि पेट की भूख की आग को मिटाने के लिए मैं बच्चों को ये घास की रोटी भी खिला देती हूँ। बच्चों के लिए घास की रोटियां सेक रही है और उधर बच्चे बार बार माता से पुकार कर रहे हैं। इस प्रकार से महारानी के बच्चे, पुत्र अमर सिंह माता से पूछता है, बच्चे रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। बोलो ना, आप चुप क्यों? खाने में क्या मना है? माँ, क्या आज भी दूध नहीं मिलेगा? माँ कुछ बोलो ना, आप चुप क्यों हो? पिताजी भी अभी तक नहीं आए। हे प्रभु, कब तक ये मासूम बच्चे ऐसे तड़पते रहेंगे? इनका दूध तो युद्ध की भेंट चढ़ गया, अब मैं क्या कहूँ इन्हें? माँ, क्या आज भी हम अपने महल वापस कब पहुँचाएंगे? माँ के साथ से खाना था। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, आज तुम्हारे पिता की तरह वीर बनने की परीक्षा है। मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां बनाई हैं। ये रोटियां केवल घास की रोटियां नहीं, बल्कि राजपूतों के स्वाभिमान की रोटियां हैं। इन्हें प्रसन्नता से स्वीकार करो। महारानी बच्चों को वो घास की रोटियां परोसती है। जैसे ही बच्चे उस रोटी को देखते हैं, उनका मन उदास हो जाता है, मायूस चेहरे के साथ देखने लगते हैं। राजकुमारी छोटी सी बच्ची एक निवाला रोटी का खाती है और क्या कहती है, तू ये कैसी रोटी है? बहुत गर्मी है। इधर बच्चों की और माता की ये बातें चल रही थी, वहीं महाराणा भी द्वार पर खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। वे स्वयं को संभालते हैं और बच्चों को जाकर समझाने का प्रयास करते हैं। बेटा, यही स्वाभिमान की रोटी हमें याद दिलाती है कि स्वाभिमान की लड़ाई कितनी मुश्किल है। मेरे बच्चों, मुझे क्षमा करना, तुम्हारा पिता राजा होकर भी तुम्हें भरपेट भोजन नहीं दे पा रहा है, पर यह हमेशा याद रखना
कि बेशक तुम्हारे पास साधन नहीं है, पर स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता क्या होता है? बेटा, स्वतंत्रता का मतलब है अपने सर पर किसी की हुकूमत ना होने देना। भले ही आज हमारे पास सोने की थाली नहीं है, लेकिन आत्म सम्मान है। बेटा, अगर मैं अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता तो आज तुम्हारे पास सोने की थाली तो होती, पर तुम्हारा पिता राजा नहीं गुलाम कहलाता। पिताजी, अब मुझे भूख नहीं लगी। मैं भी आपकी तरह बड़े होकर आपकी तरह ला दूंगा। वीर वाह पुत्र मेरा के बेटा। पिता अपने पुत्रों को भी वीर बनने की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार से वो जैसे तैसे बच्चों को समझाते बुझाते हैं। महारानी बच्चों को रोटी के 1-2 ग्रास खिलाती हैं और खाकर वे बच्चे, भूख तो उनकी नहीं मिटती, लेकिन माता की गोद में वहीं लेट जाते हैं। माता सुलाने का प्रयास कर रही है, तभी उसी समय पर सेनापति राम सिंह जी महाराणा के शिविर में प्रवेश करते हैं। कुछ विशेष कारण से उपस्थित होते हैं। हेलो। महाराज की जय हो। महाराज, आपसे कुछ विचार विमर्श करना था। चलिए सेनापति जी, बाहर चलते हैं। महारानी, महाराज और सेनापति जी शिविर से बाहर आते हैं और बाहर आकर आइए देखते हैं कि वो किस प्रकार का विचार विमर्श करेंगे। आइए रानी, आप भी आ जाइए, बच्चे सो गए हैं। जी महाराज। महाराज क्षमा करें, आज भी सैनिकों के भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। सैनिक भूखे हैं, कुछ तो ऐसे ही सो गए हैं, कुछ हार मानकर पीछे हटने की सोच रहे हैं। एक राजा जो अपनी प्रजा को अन्न न दे सके, एक पिता जो अपने बच्चों को भूखे ही सिला दे, ऐसे जीवन का क्या लाभ। महाराणा, क्षमा करें, पर हमारे बाल बच्चे भूखे हैं। महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, अब तो पेट की आग तलवार उठाने से रोकने लगी है। हम जान की बाजी लगा देंगे महाराज, मगर हमारे बच्चे भूखे हैं। हमारी बीवियां जंगल की जड़ी बूटियां उगाकर बच्चों को खिला रही है। महाराज, अब आप ही बताइए, हम क्या कर सकते हैं? मुझे क्षमा करो वीरों, मैं तुम्हें सबरात दिलाने की कोशिश में घर पे भोजन भी नहीं दे पा रहा हूँ। एक राजा का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। नहीं राजन, आप ऐसा मत सोचिए। लेकिन महारानी, इन मासूमों की आंखों की तपिश मेरे सीने में आग लगा रही है। अच्छा होता मैं आकर अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेता, कम से कम इन मासूमों की आंखों में मेरे कारण आंसू तो नहीं होते। नहीं राजन, आपका निर्णय ही तो हमें गौरव देता है। भूख भी मिटेगी, समय भी बदलेगा, लेकिन अगर स्वाभिमान चला गया तो हमारे बच्चों के पास रहने को क्या बचेगा। महाराज, आज ये छोटे हैं, भूखे हैं, लेकिन जब बड़े होंगे तो गर्व से कहेंगे, हम उस महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, हम उस वीर की प्रजा हैं जिसने घास की रोटियां तो खाई, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। तुम ठीक कह रही हो जब्दे, लेकिन उनकी ये बातें चल ही रही थी, तभी घोड़ों की टक टक की आवाजें सुनाई देती हैं। सबका ध्यान आवाज की ओर जाता है और वे देखते हैं कि ये आवाजें आ कहां से रही हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि उनके परम मित्र, परम सहयोगी भामा शाह जी अपने 2 व्यक्तियों को साथ लेकर और बड़े बड़े संदूक में कुछ लेकर वहां पर आ रहे हैं। भामा शाह को महाराणा की मनस्थिति का अंदाजा लग गया था, अतः वे उनके पास जाकर कहते हैं, क्षमा करनी महाराज साहब। नहीं क्षमा भामा शाह जी, आइए पधारिए। महाराणा,
प्राप्त हुए मेरे साथी तो अब लौटेंगे नहीं। अब तो ऐसे लगता है कि राजधानी भी हाथ से चली गई, सेना बिखर गई है, खजाने खाली हैं और मातृभूमि पर मुगलों की छाया और मैं अपने ही वनों में छिपा हुआ। न धन है, न सेना और ना ही कोई सहारा। अब तो ऐसा लगता है कि अकबर की दास्तां ही मेरा भाग्य बन गई है। ऐसे में तो हम राजपूतों का स्वाभिमान ही मिट जाएगा भामाशाह जी। नहीं महाराणा, जब तक एक भी स्वाभिमानी राजपूत जीवित है तब तक सबका आत्मसम्मान जीवित है। आप अकेले नहीं हैं, पूरा मेवाड़ आपके साथ है। परंतु भामाशाह जी, अब साधन नहीं बचे। युद्ध के लिए धन चाहिए, सेना चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए, पर मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। आपके तप, त्याग और साम्राज्य के स्वप्न को मैं अधूरा नहीं रहने दूंगा। यह जो मैंने धन वर्षों से संजोया है, यह किस काम आएगा? यह इस मेवाड़ की माटी का कर्ज है जो मैं दे रहा हूँ। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। भामाशाह जी, यह तो आपकी संपूर्ण जमा पूंजी है, पुरखों की विरासत है। आपके परिवार का भविष्य भी तो इसी पर निर्भर है। यदि मातृभूमि ही पराधीन हो तो इस धन का क्या मूल्य है? यह मूल्य जो है, ये धन, यह इस माटी का ही कर्ज है जो मैं चुका रहा हूँ। परंतु भामाशाह जी, ये धन मैं स्वीकार कैसे करूँ? आज मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी संपूर्ण सेना का भोजन और मासिक वेतन की जिम्मेवारी मेरी है। आप किंचित मात्र भी चिंता ना करें, निश्चित होकर सेना की तैयारी कीजिए और आप सेना की तैयारी करके मुगलों की ईंट से ईंट बजाकर भारत स्वतंत्र करवाइए। भामाशाह जी, आज केवल आपने मुझे धन नहीं दिया, बल्कि मेरे आत्मविश्वास को फिर से जगा दिया है। आपका यह बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं वचन देता हूँ, जब तक मेरी सांस में सांस चलेगी, मैं मुगलों से लोहा लेता रहूंगा। जय भवानी, जय भवानी। हम सब इस मातृभूमि के लिए नौछावर हैं। आइए फिर से रणभूमि बनाते हैं, उसका नक्शा तैयार करते हैं। चलिए भामाशाह जी। इस प्रकार वार्तालाप करने के पश्चात उसी समय से वे तैयारियों में जुट जाते हैं। और घबराता हुआ वहां आता है और महाराणा से कुछ बात कहता है। महाराज की जय हो। महाराज, मुगल सैनिक का एक दूत आया है। वह कह रहा है कि आपको शांति प्रस्ताव देना है। शांति? वह भी प्राधीनता की शांति? मुगलों की गुलामी करना मुझे स्वीकार नहीं। हम मरेंगे, मर मिटेंगे, पर आत्मसम्मान कभी नहीं त्यागेंगे। जाओ, बुलाओ उस दूत को। जी महाराज। सैनिक मुगल दूत को लेकर आता है और मुगल दूत अपने शहंशाह महाराणा प्रताप सिंह जी, शहंशाह अकबर ने आखिरी बार फिर पैगाम भेजा है। मान जाइए और कबूल कर लीजिए उनकी अधीनता। आपको जागीर मिलेगी, इज्जत मिलेगी, दौलत, पैसा और सब कुछ मिलेगा। ऐसी जंग का क्या फायदा जहाँ फतेह ही नामुमकिन हो। इसलिए शहंशाह की गुलामी कबूल कर लीजिए। जाओ, जाकर कह दो अपने सम्राट से, मुगल सिर कटा सकता है, मुगलों की ईंट से ईंट बजा देनी है, पड़ता सिर कटा सकता है, पर झुक नहीं सकता। मैंने घास की रोटियां खाई है, जंगलों में जीवन बिताया है, और पर अकबर की निंदा कभी स्वीकार नहीं की। अब तो भामाशाह जैसे रतन मेरे साथ है। अब मेरी तलवार फिर से चमकेगी। कह देना अपने मुगल सम्राट से, यह माटी आज भी ऐसे सपूत पैदा करती है जो सिंहासन को लात मारती है और सिंहासन को लात मारती है। सुन लो, सिंहासन को लात मारती है और जंगलों को अपनाती है, अपने साम्राज्य के लिए, अपनी मां के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए।
कोई जरूरत नहीं है महाराणा। मित्रता में यह सब तो होता है, अगर हम काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। इस प्रकार भामाशाह जी और महाराणा की आपस में वार्तालाप होती है। सभी में प्रसन्नता का वातावरण तैयार हो जाता है। इसके पश्चात महाराणा प्रताप अपनी पूरी रणनीति के साथ युद्ध के लिए आक्रमण करते हैं और मुगल सेना की ईंट से ईंट बजाकर स्वयं विजय को प्राप्त करते हैं। अंबर हार कर मन मसौदा रह जाता है। महाराणा जी अपने संपूर्ण परिवार के साथ और अपनी प्रजा के साथ हंसी खुशी राजभवन में प्रवेश करते हैं। जय जयकार के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से मेवाड़ के राजभवन में खुशियां मनाई जा रही हैं। महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय। महाराज, आपने फिर से खोया हुआ मेवाड़ जीत लिया है। दुर्ग फिर से हमारे हुए। देखिए सारी प्रजा कितनी प्रसन्न है। यह मेरी नहीं, समूचे मेवाड़ की जीत है। हर उस स्त्री की, हर उस सैनिक की, हर उस किसान की जिसने त्याग किया, और सबसे महत्वपूर्ण भामाशाह जी की, जिन्होंने मुझे फिर से लड़ना सिखाया। हर उस प्राणी को माटी से प्रेम होता है जो कभी पराजित नहीं हो सकता। मेवाड़ जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा तब तक जब तक उसकी आत्मा, उसकी स्वतंत्रता जीवित है। जय जिनेंद्र। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के।